आज मैं आपको एटम और मॉलिक्यूल के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है एटम एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, मतलब एटम क्या है और एटम अल्टीमेटली हमारा किससे मिलकर बना है, मतलब एटम के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या क्या है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हमारे जो चारों ओर का, पहली बात तो हम लिथोस्फीयर यानी अर्थ पर रहते हैं और एटमॉस्फेयर हमको चारों ओर से घिरे हुए है। ठीक है, मतलब हम जिस प्लैनेट पर रह रहे हैं उसको तीन चीज़ें मिलकर बनाती हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर यानी ये जो स्थल वाला पार्ट है जिस पर हम रहते हैं, जिसको हम स्थल मंडल कहते हैं। एटमॉस्फेयर मतलब इसको चारों ओर से जो चीज़ें घेरे हुए हैं, और हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी वाला पार्ट, जल मंडल जिसको हम कहते हैं। तो अगर हम इन जनरल, तो पूरे यूनिवर्स की अगर हम बात करेंगे तो पूरे यूनिवर्स में हमारा अकेला प्लैनेट तो है नहीं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैलेक्सीज़ हैं। उन गैलेक्सीज़ में प्लैनेट हैं, प्लैनेट के अपने मून्स हैं। ठीक है, कुछ प्लैनेट पे जीवन संभव है, कुछ पर नहीं है। ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन हमारे जो चारों ओर का पूरा सिस्टम है, ठीक है, जिसको हम कलेक्टिवली यूनिवर्स कहते हैं, तो ये यूनिवर्स हमारा दो टाइप की चीज़ों से मिलकर बना है। मतलब इस यूनिवर्स में केवल दो चीज़ें हैं, एक हमारा मैटर और दूसरा हमारा एनर्जी। अब बात हम करते हैं कि मैटर और एनर्जी क्या है। मैटर मतलब विच कैन ऑक्यूपाई प्लेस एंड विच हैज़ सर्टेन वॉल्यूम, मतलब जिसका एक निश्चित वॉल्यूम होता है और जो कोई प्लेस घेरती है। जैसे आप मान लीजिए ये पेन है, तो ये पेन इतना स्थान घेर रही है, यानी इसका कुछ वॉल्यूम है, इसलिए मैटर हो गया। ठीक है, तो हम अपने आसपास की जितनी भी चीज़ें देखते हैं, या इवन एयर जो हो गया जिसको हम महसूस करते हैं, वो भी मैटर है। एयर क्यों मैटर हुआ? क्योंकि जैसे आप मान लीजिए कोई गिलास है, उसके ऊपर, ठीक है, आप जो हैंकी होता है, हैंकी से उसको बांध करके रख दीजिए, तो आप, ठीक है, जो बुलबुले वाला एक्सपेरिमेंट है पानी में डालकर, उसे आपने किया होगा, तो वहाँ पर आप ये देखते हैं कि जो एयर है वो भी स्थान घेरता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आप गुब्बारे को फुलाते हैं, तो गुब्बारे को अगर आप बांध के रख देंगे तो गुब्बारे के अंदर है क्या? हवा है, एयर है, तो वो एयर उतना स्थान घेरे हुए है ना, तो इसलिए एयर क्या भी हुआ? एयर भी हमारा मैटर हुआ। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारा स्थान घेरती है, मतलब जिसका एक वॉल्यूम होता है, वो हमारा मैटर है। तो इसके आधार पर आप हर एक टाइप की चीज़ों को समझ सकते हैं। और दूसरा होता है एनर्जी। एनर्जी जो है हमारा कोई स्थान नहीं घेरती है, लेकिन एनर्जी का अपना एक इफ़ेक्ट होता है। वो क्या है? इस चीज़ को आपने समझा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट के वर्ग करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को हम एनर्जी कहते हैं। मतलब एनर्जी ही वह कारण है जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी कार्य को करने में सक्षम होता है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि एनर्जी में कंजर्वेशन का रूल होता है। मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब एनर्जी को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं और न ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसे केवल ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, मतलब एक फार्म से दूसरे फार्म में इसको चेंज किया जा सकता है। आप देख रहे होंगे कि मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे अंदर की जो एनर्जी है, ठीक है, इंटर सेलुलर एनर्जी, वह एनर्जी मैं वोकल एनर्जी या साउंड एनर्जी के रूप में बोल रहा हूँ और वही आपको सुनाई दे रहा है। तो ये जो साउंड एनर्जी निकल रही है कोई नई एनर्जी नहीं है, ये मेरे सेल्स में जो एनर्जी संचित है, जो वहाँ पे स्टोर्ड है, वही एनर्जी एक दूसरे फार्म में आ रही है। ठीक है, तो आपने ये समझा कि मैटर जो होता है ये हमारा स्थान घेरता है, और एनर्जी जो होती है ये किसी भी वर्क को करने की कैपेसिटी होती है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो उसको करने जा रहा है। तो अब मैटर का मतलब होता है, वही चीज़ मैंने लिखा है, मैटर मीन्स सबस्टेंस। सबस्टेंस वर्ड से आप ज़्यादा फेमस होंगे, इसलिए इसका मतलब मैंने लिख दिया सब्सटेंस। सब्सटेंस मीन्स विच कैन ऑक्यूपाई प्लेस। अब ये जो हमारा सबस्टेंस होता है ये हमारे मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, और मॉलिक्यूल हमारे एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। एलिमेंट्स के एक डिफरेंट प्रपोर्शन में कम्बिनेशन से
हमारा मॉलिक्यूल और कंपाउंड बना होता है। कंपाउंड जो होता है वो भी एक मॉलिक्यूलर सिस्टम है। तो इसीलिए मैंने इन जनरल लिख दिया कि ये जो हमारा यूनिवर्स है दैट इज इक्वल टू मैटर प्लस एनर्जी। और ये मैटर हमारा मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, मॉलिक्यूल हमारा एलिमेंट से मिलकर बना होता है, और एलिमेंट्स हमारे एटम से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और एटम अल्टीमेटली हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। इन्हीं चीज़ों पर हम आज बात करने जा रहे हैं। अब अगर हम एटम और मॉलिक्यूल की डेफिनेशन पे बात करें तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट विच कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस। मतलब एटम किसी एलिमेंट का वह स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस। मतलब इनर्ट गैसेस के एटम को छोड़ करके बाकी जितने भी पीरियोडिक टेबल में हमारे एटम हैं, एलिमेंट्स के एटम हैं, वो हमारे फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। यही इनका मॉलिक्यूल से बेसिक डिफरेंस होता है। मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के लेक्चर में बताया था इनर्ट गैसेस क्या है। पीरियोडिक टेबल में आपने ध्यान दिया होगा ग्रुप 8, ठीक है, ग्रुप 0 या 18 ग्रुप जिसको हम कहते हैं मॉडर्न कन्वेंशन के हिसाब से, उसमें हमारे 6 ये गैसेस हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडान। ये जनरली किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते और इनके एटम इनर्ट हैं, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है कि एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस। मतलब इनर्ट गैसेस के एलिमेंट के एटम को छोड़ करके बाकी जितने भी एटम हैं वो हमारे फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। चाहे वो सोडियम का हो तो सोडियम का एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, वो सोडियम आयन के फॉर्म में डिफरेंट टाइप के आयनिक कंपाउंड में एग्जिस्ट करता है, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl का, ठीक है, NaCl का आपने नाम सुना होगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4, Na2SO4। तो इन कंपाउंड में ये Na+ के फॉर्म में पाया जाता है। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आप ऐसा समझ लीजिए कि किसी भी एलिमेंट का एटम वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो जनरली या मोस्टली कहिए फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता एक्सेप्ट इन 6 गैसेस के एटम को छोड़ करके। अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। मॉलिक्यूल जो है किसी सब्सटेंस का वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। अब हम बात करते हैं एटम की। तो एटम के बारे में हमने इतना पढ़ लिया कि एटम जो होता है एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता एक्सेप्ट हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडान। अब अगर हम एटम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके बारे में बात करते हैं। डिफरेंट मॉडल के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले इन जनरल आपको इन सब चीज़ों की आइडिया दे दूँ। तो एटम में 2 पार्ट होता है, एक एटम का सेंटर वाला पार्ट होता है और दूसरा एटम के सेंटर को छोड़ करके बाकी डिफरेंट पार्ट होता है। एटम का जो सेंटर वाला पार्ट है इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। उस न्यूक्लियस में मैंने आपको पिछले भी वीडियो में बताया था। देखिए एटम को जनरली स्फेरिकल माना गया है, तो अगर हम एटम को स्फेरिकल माने तो इस स्फेरिकल रीजन का जो सेंटर है वो यहाँ पे है। तो इस पार्ट में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इसी को हम न्यूक्लियस कहते हैं। सो सेंटर पार्ट ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, और इसी न्यूक्लियस में जो रहने वाले पार्टिकल हैं उन्हीं को हम कहते हैं न्यूक्लियन। न्यूक्लियन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो न्यूक्लियस में रहते हैं। तो न्यूक्लियस में कौन रहता है? न्यूक्लियस में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, अभी मैं इनका रिप्रेजेंटेशन का भी आपको बताऊंगा। तो आप ये समझिए कि देखिए एटम जो होता है बहुत ही छोटा, वेरी 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 स्मॉल, इसीलिए मैंने लिख दिया है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट। मतलब एलिमेंट का ये बहुत ही छोटा यूनिट होता है जिसमें हमारे ये अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो एटम को जनरली हमारा स्फेरिकल माना गया है।
इस स्फीयर का जो सेंटर वाला रीजन होता है इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इस न्यूक्लियस में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इनको हम कलेक्टिवली न्यूक्लियन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट में, न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट रीजन ऐसे डिफाइन किए गए हैं, उन्हीं में हमारा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं डिफरेंट ये जो जिन ऑर्बिट में चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उनको हम कहते हैं सेल या ऑर्बिट भी कहा जाता है उनको। तो इसमें दो पार्ट आपको समझ में आए, एक न्यूक्लियस हो गया और दूसरा डिफरेंट ऑर्बिट न्यूक्लियस के अराउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व कर रहा है। एक चीज़ आप जान लीजिए, इलेक्ट्रॉन को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो -1 E0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रोटॉन को जो रिप्रेजेंट किया जाता है 1p, ठीक है, 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। और न्यूट्रॉन को जो रिप्रेजेंट किया जाता है 0n1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये इनके रिप्रेजेंटेशन का वे है, या इसको हम जनरली E, इलेक्ट्रॉन को E, प्रोटॉन का फर्स्ट लेटर है P और न्यूट्रॉन को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी चीज़ कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है ये हमारा निगेटिव होता है, प्रोटॉन पर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे हमारा 0 चार्ज होता है। ये जो नीचे की क्वांटिटी लिखी गई है ये इन पे चार्ज को बताती है कि इलेक्ट्रॉन पे -1 यूनिट का चार्ज, प्रोटॉन पे +1 यूनिट का चार्ज और न्यूट्रॉन पे हमारा न्यूट्रल चार्ज होता है, यानी 0 चार्ज होता है। ठीक है, तो अगर हम न्यूक्लियस के चार्ज की बात पूछें तो न्यूक्लियस में चूँकि हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे हमारा 0 चार्ज है। यानी इसको आप ऐसे समझिए कि प्रोटॉन पे हमारा +1 चार्ज है और न्यूट्रॉन पे हमारा 0 चार्ज है। दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? +1 आ जाएगा। यानी जो हमारा न्यूक्लियस होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर हमारा कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। एक चीज़ और जान लीजिए कि अगर कोई एटम हमारा न्यूट्रल स्टेट में है तो उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि यक्स कोई एटम है, इसमें हमारे 5 प्रोटॉन हैं, तो 5 प्रोटॉन है, इसका मतलब है कि इस पर +5 चार्ज है इसके न्यूक्लियस पे। अब चूंकि ये न्यूट्रल स्टेट में है इसलिए इसमें 5 इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए, जिससे कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस का तो -5 चार्ज। तो पूरा हम इस एटम पर चार्ज पूछें तो +5 प्लस -5, ठीक है, तो पूरे पे चार्ज कितना हो गया? +5 प्लस दोनों को आप ऐड करेंगे -5, ये हो जाएगा +5 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -5, ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 चार्ज। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर एटम जो है न्यूट्रल स्टेट में है तो उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि जितना पॉजिटिव होगा अगर उतना ही निगेटिव नहीं होगा तो एटम पर हमारा कोई चार्ज आ जाएगा। तो ये रही बातें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करें। पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया है, कुछ लोगों ने कहा कि इन पे एक सेपरेट लेक्चर बना दूँ, इसलिए मैंने उनके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।